बिग फाइट में बात करेंगे खास मेहमानों से। बीजेपी नेता आरपी विजय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। कर सलाहकार संघ के जिला उपाध्यक्ष संदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनडी माथुर साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ उम्मीदें, कुछ सवाल, उनका रुख करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। आम आदमी की नजर पूरी तरह आम बजट पर टिकी हुई है और सरकार से उम्मीदें भी बहुत हैं। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली जैकपॉट में क्या लेकर आएंगे, इसका पता सोमवार को ही चल पाएगा। फिलहाल जो गिरावट का माहौल है उसके बाहरी कारण ज्यादा है और घरेलू वजहें कम। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। जेटली पहले ही कह चुके हैं कि ये लोक लुभावन बजट नहीं होगा। माना जा रहा है कि बजट में कुछ ऐसी योजनाओं की भी घोषणा हो सकती है जिससे सरकार को फायदा पहुंचे। गुड्स एंड सर्विसिंग टैक्स यानी जीएसटी की राह को आसान करने के लिए सरकार कई सामानों पर लग रहे सबसे कम टैक्स को बढ़ाने और एक्साइज ड्यूटी में मिल रही छूट को खत्म करने पर भी फैसला कर सकती है। 2016-17 के आम बजट से लोगों को, खासकर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को सरकार से पर्सनल टैक्स में छूट की उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। पिछले साल के आम बजट में जहां सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया था, हालांकि सेविंग्स पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई थी। इस बार उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में सेविंग्स के नए प्रोडक्ट का ऐलान कर सकते हैं। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स इस बजट में भी सरकार की तरफ से पर्सनल टैक्स के मसले पर किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार का ध्यान अभी कॉर्पोरेट टैक्स पर ज्यादा है, तो कर एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टमेंट पर छूट की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। बजट में कई तरह के शुल्क की घोषणाएं होती है, जिसके चलते कुछ चीजें सस्ती तो ज्यादातर वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन देखना ये होगा कि जेटली कितना असर डालते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा, महंगा खाद्यान्न और कृषि योजनाओं के चलते इस बार केंद्र सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। इसके चलते बजट में जेटली को पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेटली की पोटली से अगर सौगातें निकलती है तो आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ सकती है और मोदी जी का प्रस्तावित टैक्स और श्रम सुधारों का एजेंडा भी पिछड़ सकता है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर एशिया और यूरोप के अधिकतर बाजारों में गिरावट का रुख रहा है। तेल कीमतों में नरमी के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर दुनिया के अन्य बाजारों पर भी पड़ा। ऐसे में सस्ते ईंधन के कारण आम आदमी को आम बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम रहने के बाद भी रेल बजट में किराया कम नहीं होने के चलते विपक्ष को मुद्दा मिल गया, तो आम बजट के बाद विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आम बजट में जेटली महंगाई से राहत देंगे? क्या टैक्स सीमा का दायरा बढ़ना चाहिए? क्या 7वें वेतन आयोग का असर बजट पर दिखेगा? क्या जेटली जीएसटी के बावजूद नए टैक्स थोपेंगे? और क्या सस्ते ईंधन के कारण राहत मिलनी चाहिए? आज की चर्चा के दौरान जिस सवाल से आपसे जवाब चाहते हैं वो सवाल है कि क्या इस बजट में, आम बजट में जेटली महंगाई से राहत देंगे। FirstIndiaNews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे और तफसील से बातचीत के दौरान एक सीधा सा सवाल आम आदमी चाहता है, घर की बात करें, कारोबार की बात करें, किसान की बात करें, सबके लिहाज से किस तरह से इस बार का बजट हो सकता है। प्रोफेसर माथुर साहब, मैं सबसे पहला आपका रुख करना चाहूँगा और इस बजट को लेकर उम्मीदों के बीच में अगर इसे सेगमेंटाइज किया जाए तो क्या लगता है, कारोबार पर जोर रहेगा या फिर आम आदमी पर? देखिए, एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी सरकार जो है वो आम आदमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और विशेष करके अगर आप देखें, चाहे एडम स्मिथ को लें तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करता है, या कीन्स इफेक्टिव डिमांड की बात करता है, या अगर आप अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन भी वेलफेयर की बात करते हैं। तो बेसिकली किसी भी
अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इस पर निर्भर करती है कि उस सरकार आम आदमी के लिए क्या कर रही है जी। और इस रूप से अगर इस बजट को देखा जाए तो बहुत सारी उम्मीदें इस नई सरकार से और वित्त मंत्री से लगा रखी है लोगों ने। आम आदमी जो टैक्स पेयर है वो ये सोचता है कि आने वाले समय में जो करों से छूट मिलने वाली है हमें वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपया इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो है मध्यम वर्ग बहुत तेज़ी से बढ़ा है और 2.5 लाख रुपए की इनकम तक की छूट है, इसको बढ़ाए जाने की संभावना मुझे लगती है और बढ़ना भी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन ऐसे 2-3 मर्तबा से सोच रहे हैं हम लोग। इस बीच में अरुण जेटली का ये कहना कि लोक लुभावन बजट नहीं होगा, किस बात पर विराम लग जाता है? नहीं, लोक लुभावन बजट चाहे नहीं हो, पर आम आदमी जिन परेशानियों से त्रस्त है उन परेशानियां तो दूर होनी चाहिए कम से कम। और स्पेशली जो टैक्स पेयर है वो ऐसा महसूस करता है कि टैक्स रेट्स हमारी जो है उनमें आगे जाके प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। 30 लाख से ऊपर 40 लाख इनकम वाला भी उतना ही टैक्स रेट से दे रहा है, 50 लाख वाला भी उतना ही टैक्स रेट से दे रहा है। तो कम से कम जिनकी ज़्यादा इनकम है उन पर टैक्स रेट बढ़नी चाहिए। फिर 40 लाख रुपये, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी इनकम 40 लाख रुपये से ज़्यादा है उस पर टैक्स रेट बढ़ सकती है। संदीप अग्रवाल साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? आपका रुख क्या है? टैक्सेस पर जोर रहेगा कहीं ना कहीं, लगता है ऐसा? आमदनी भी बढ़ानी है। देखिए, मेरे हिसाब से ये बजट जो पिछली साल सरकार का जो बजट अनाउंसमेंट थी वो कड़वी दवा का फर्स्ट डोज था। ये बजट में शायद कड़वी दवा की सरकार की सेकंड डोज आएगी। राहत की जहाँ तक हम बात करें, जो तो एक सर्विस टैक्स सेक्टर है उसकी जो बेसिक स्लैब है वो काफ़ी साल से 10 लाख रुपए पे टिकी हुई है और सरकार को बहुत बड़े मात्रा में सर्विस टैक्स सेक्टर से कर प्राप्त हो रहा है। पर बहुत जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो उसके दायरे में आके उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो राहत की माने तो एक हमको मेजर वहाँ राहत की उम्मीद लग रही है। जहाँ तक हम बात की बेसिक स्लैब की, तो मुझे नहीं लगता कि शायद बेसिक स्लैब में कोई ज़्यादा बदलाव आए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये सरकार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सरकार है। प्रधानमंत्री जी की कई घोषणाएं हुई हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट में शायद कुछ बढ़ोतरी की इस बार मुझे संभावना लग रही है। इसके अलावा सर्विस टैक्स के जो और भी आइटम्स हैं उसका दायरा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और टैक्स स्लैब हो सकता है कि हायर रेट्स की जो टैक्स स्लैब है, 30% की जो टैक्स स्लैब है, उसमें कुछ बदलाव आए, तब्दीलियां ऊपर हो सकती है। सुनील जी, आपको क्या लगता है, क्या अनुमान है? सरकार से कोई उम्मीद रखेंगे? नहीं, देखिए, बात एक है, बहुत ही जाहिर सी बात है कि जेटली की केटली के अंदर कम से कम आम आदमी के लिए कुछ होने की अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं, दिल में सपना देख रहे हैं। देखिए, बहुत सी आप अच्छी तरह सोच लीजिए, 140 केटली की बात कर रहे हैं, चाय वाले की सरकार है तो चाय का जायका अच्छा होगा। केटली में कुछ है ना, उसकी पोटली में कुछ है। और कम से कम लोग को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जो सरकार शुरू से आप ये देखिए, सरकार का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं, वो अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। $140 की रेट थी तो भी पेट्रोल डीजल के अंदर की रेट्स के अंदर केवल 20% गिरी है, 76% रेट हुई। और उसी को जब वो जनता में एक्सटेंड नहीं कर पाए उस प्रॉफिट को ही, उसी से आप उनकी पूरे माइंड सेट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सरकार के फोकल पॉइंट के अंदर, इस सरकार की दृष्टि के अंदर गरीब कहीं कुछ है ही नहीं। कि झूठे आप सर्वे कराते हैं वो। अग्रवाल साहब ने, संदीप अग्रवाल साहब ने कहा कड़वी दवा, मतलब दवा की जरूरत है, कड़वी होगी तो क्या हुआ? बात कर रहे हैं जो बेचारी जनता जो 200 रुपए किलो दाल खरीदती है, उसको आप और कितनी कड़वी दवा पिला रहे हैं, जबकि जब पेशेंट मर जाएगा आप उस हद तक दवा पिलाएंगे कड़वी। अब यहां प्रश्न एक है कि जहां आप पूरे देश ने देखा है खाद्यान्न बढ़ रहे थे, दाल बढ़ रही थी, और इस सर्वे को आप देखिए, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, इतना बड़ा झूठ का पुलंदा है ये सर्वे अपने आप में कि 4 से 4.5% थोक मूल्य सूचकांक के अंदर महंगाई बता रहा है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि न तो इनके पास लोग के लिए इनके पास सहानुभूति, ना इनके फोकल पॉइंट पे सरकार पूरे ढंग से। और अब इसमें देखिए, आज सर्वे में भी इन्होंने एक बात कही है कि सब्सिडी जो दे रहे थे, जो गरीब के लिए बेचारी जो राहत थी, उसको भी ये डिक्रीज कर रहे हैं, उसको 2% के अंदर लेके आना चाहते हैं। और रही बात टैक्सेशन के दायरे में, तो आज तक 65 साल की आजादी के बाद केवल सब्सिडी तो ग्लोबल इश्यू हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव। अच्छे से समझिए अश्विनी, अमेरिका की स्थिति अलग है, फ्रांस की स्थिति अलग है, इंडिया की स्थिति अलग है। जहां पे इतनी बड़ी मात्रा में गरीब है, वहां आप अगर अमेरिकन पॉलिसी या यूरोपियन पॉलिसीज को आप लेके आ रहे हैं तो उस गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिस गरीब के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी पॉलिसी बने तो पंक्ति पे पीछे खड़े अंतिम व्यक्ति का आरपी विजय साहब, आपका रुख करना चाह रहा हूं, कड़वी दवा के नाम पर क्या फिर ये बजट एक जहर साबित होगा कॉमन मैन के लिए? आम बजट का क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, जेटली जी का जो ये बजट आ रहा है ये बैलेंस बजट होगा। और जैसे सुनील जी बता रहे थे अभी कि
इन्होंने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। तो अभी आम आदमी के लिए इस मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद में सिर्फ आम आदमी की सोची है इन्होंने। जो पहले ये जो सहायता देते थे, जितनी भी छूटें देते थे, वो सारी छूटें एक्चुअली क्या है, ब्रोकर्स के बीच में चली जाती थी, दलालों के बीच में। अब उन्होंने ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम निकाली है, तो जितना भी पैसा जा रहा है वो एक स्कीम के थ्रू डायरेक्ट बैंकों में जमा हो रहा है। तो ये चीज जो कह रहे हैं, डायरेक्ट स्कीम हमारी थी, मतलब आप इसको सुधार कीजिए, इतना करेक्शन कर लीजिए, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, सुधार कर लीजिए। आप एग्जीक्यूट डायरेक्ट टू जो अकाउंट स्कीम है ऐसा है, आप ये गलत श्रेय रसोई गैस की जो सब्सिडी आपने हाथ जोड़ के नहीं दे रहे, गलत श्रेय नहीं लिया। नहीं, मैं गलत नहीं ले रहा। चलिए आपने उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लिया, आज हम एग्जीक्यूट पे ले रहे हैं। चाहूंगा कड़वी दवा का जो अर्थ लगाया जा रहा है, हाँ। मेरे हिसाब से, मैं किसी पार्टी को, पॉलिटिक्स को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एक टैक्स एक्सपर्ट के रूप में आया हूं। तो कड़वी दवा, वो दवा एंटीबायोटिक होगी। वो जो एंटीबायोटिक कोई भी दवा होती है वो कड़वी होती है। जैसे हमने पिछले 2 साल में एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर मैंने महसूस किया कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने, या पिछली सरकार के, दोनों ही सरकारों को मैं बात कहूंगा, पीछे से भी प्रपोजल्स आए, आगे भी प्रपोजल्स रहे, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए काफी बड़े कदम उठाए गए और ब्लैक मनी को काफी हद तक कंट्रोल भी किया है, मेरा ऐसा मानना है। मैं अगर इनकम टैक्स, चलिए मैं उस पर आगे आऊंगा कि उसका बजट पर क्या रिफ्लेक्शन होगा। उससे पहले आरपी विजय साहब, मैं अब इस बात को जवाब दे दीजिए कि क्या बजट को लेकर लोक लुभावन उम्मीदें ना करें तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसा है, इसमें डेफिनेटली कुछ छूटें मिलेगी। बेसिक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, उसमें बढ़ने के चांसेज हैं। साथ के साथ ही जो जिससे अपन को दूसरी तरीके से बचत हो सके, उस तरीके के जो 2 लाख रुपए की अभी सेविंग है उसको बढ़ा करके वो ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की सेविंग को वो बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आज की तारीख में, मेरा निवेदन है कि ये अगर बढ़ने के चांसेज इसलिए कि 1 करोड़ रुपए के आज की तारीख में मेट्रो सिटीज़ में 1 करोड़ रुपए से कम का मकान नहीं आता। उसका 10% अगर अपने इंटरेस्ट ले लेते तो भी 10 लाख होता है, और उसके हिसाब से हमारे को सिर्फ 2 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। हो सकता है जेटली जी के विचार में ये चीज़ हो, ये तो बजट आने के बाद ही पता पड़ेगा, बट ये उम्मीद है कि कुछ इन चीज़ों में ये बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आम आदमी को अगर ख्याल में रखकर बात की जाए तो सीधा सा सवाल है कि थाली में पड़ा अनाज क्या इस बार सहूलियत सुकून के साथ खाया जा सकता है? जिस मकान में आप रहते हैं, क्या उस मकान की छत आपको कर्ज लेकर अगर बनानी हो तो वो सहूलियत के साथ बना पाएंगे? सवाल सहूलियत वाली जिंदगी का है, उस पर कहीं टैक्स हावी नहीं होगा। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे चर्चा के दौर में और इसी पहलू को समझने की कोशिश होगी।